मेरे ख्याल से मैं इस्तकबाल कर ही लेता हूँ, हमारे साथ और मेहमान जुड़ जाएँगे। मैं बहुत-बहुत इस्तकबाल करता हूँ हमारे ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, वो तशरीफ़ लाए। हमारे ग्रुप कैप्टन साहब वॉर एक्सपर्ट हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं और जियोपॉलिटिक्स के आप मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, क्योंकि जिस तरह की गुफ्तगू आप करते हैं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत उम्दा गुफ्तगू, बेहतरीन। और ये सब आप उसको रोज़ जब वो आते हैं, तो आप वो लिखते भी हैं। तो मैं आप लोगों का भी शुक्रगुज़ार हूँ। कैप्टन साहब, एक खबर जो है लेकिन अभी कन्फर्म नहीं है, सोर्सेज़ से आपने सुन ली होगी जब मैं कह रहा था कि हमास जो है वो अ, फ़िलिस्तीन अथॉरिटी जो है पीए उसको हुकूमत सौंपने को रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है। क्या लग रहा है कि इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? अभी कोई बातें सामने नहीं आई, लेकिन जब मैंने ईरान के हवाले से यानी जो ईरानी एजेंसी है, तो जब उसको हमने पढ़ा, तो उसमें ये कहा गया कि जो भी मुज़ाकरात है, जिस तरह से मैदान जंग में हमें जो है मतलब गलबा हमारा वो रहा है कि हम लड़े, तो उसी तरीके से मुज़ाकरात जो बातचीत हो रही, वहाँ भी हम जो है पीछे नहीं हैं। हम अपनी बात मनवा रहे हैं और हमारी बात मानी जा रही है। ऐसा उनका कहना। ये 2 तरह की बातें। क्या आपको लग रहा है कि हमास जो है, वो गाज़ा को छोड़ सकता है? थैंक यू डॉक्टर रिजवी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है क्योंकि जो सीज़फायर टॉक्स की अभी फेज़ चल रहा है, फेज़ 1 चल रहा है, जिसके दौरान मार्च के पहले हफ्ते तक टोटल 33 बंधकों को हमास छोड़ देगा। इसके बाद फेज़ 2 चालू होगा, जिसके दौरान बाकी जितने बचे-खुचे बंधक हैं, जिंदा या मुर्दा, 60 बंधकों को हमास छोड़ देगा। इसके बाद सबसे बड़ी जो सीज़फायर टॉक्स का पेचीदा अटका हुआ सवाल है, वो चालू होने वाला है, जो कि रीबिल्डिंग ऑफ गाज़ा। गाज़ा को किस तरह से फिर से बसाया जाए, बनाया जाए, आबाद किया जाए। उसमें पेच ऐसे फंसा हुआ था कि पैसे कौन देगा और वो पैसे किस तरह से गाज़ा को फिर से आबाद करने में रीबिल्डिंग गाज़ा का जो पुनर्जीवन करना है, रिकंस्ट्रक्शन करना है, उसमें कैसे खर्च किया जाएगा उस पैसे को। तो अमेरिका ने बोल दिया कोई पैसे नहीं देगा। यूरोपियन यूनियन ने बोला कुछ पैसे दे देंगे और अमेरिका दबाव डाल रहा है सऊदी के ऊपर, यूएई के ऊपर, कतार के ऊपर, कुवैत के ऊपर। काफी हद तक अमेरिका दबाव डाल रहा है इराक के ऊपर भी और सऊदी के ऊपर तो सबसे ज्यादा दबाव है ही कि वो गाजा के रीबिल्डिंग को फंड करें। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका शुरुआती दिनों से ही बोल रहे हैं कि ये पैसा जब जाएगा तो टोटल एस्टीमेट जो है कम से कम $35 बिलियन का और जिन्होंने हायर साइड में मैं प्लानर्स, आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स, टाउन प्लानर्स उनकी बात कर रहा हूं, जिन्होंने ज्यादा की तरफ बता दिया, कुछ ने तो बोल दिया कि $90 बिलियन की दरकार पड़ेगी। तो इजराइल ने, यूरोपियन यूनियन ने और अमेरिका ने शुरुआती दौर से ही ये कहा था कि अगर ये पैसा रीबिल्डिंग के लिए, यानी जब गजा में फिर से नए घर बनने शुरू होंगे, अगर ये पैसा हमास के हाथ से जाएगा तो सबको डर क्या है कि हमास ने फिर से घर भी बनाने हैं और सुरंगें भी बना लेनी है। क्योंकि 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया था, उसके बाद रिपोर्टें ऐसी आई थी कि हमास ने करीबन 2000, हमास का खुद का ही दावा था कि उसने गजा में, खान यूनिस में और रफा में कुल मिला के 2000 किलोमीटर की सुरंगें बना ली थी। तो इजराइल को इन सुरंगों का बहुत ज्यादा खौफ है। तो कोई भी इजराइल की रिकंस्ट्रक्शन का जो प्लान है वो हमास के हाथों में नहीं देना चाहता। तो ये पैसा कौन खर्च करेगा? कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन होगी? तो अमेरिका
शुरुआती दिनों से मैं नवंबर में जब ये सीज फायर फेज 1 की तैयारियां हो रही थी, यानी जो बाइडेन हार चुके थे और ये तय था कि 3 महीने के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो जीत चुके थे, 3 महीने तक यानी नवंबर दिसंबर जनवरी तक जो बाइडेन प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो अमेरिका बार बार बोलने लगा था कि ये पैसा अगर खर्च करना है तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी खर्च करेगी, उन्हीं को वहां का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाएगा। मोहम्मद अब्बास साहब वहां पर प्रेसिडेंट हैं, वो जरा मॉडरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, हथियारों से उनका परहेज है। तो पश्चिमी देशों को और अमेरिका को और इसराइल को मोहम्मद अब्बास साहब इसलिए पसंद है क्योंकि उन्होंने अब तक इसराइल के खिलाफ हथियार नहीं उठाया। वेस्ट बैंक में अगर आप देखें तो वेस्ट बैंक में मोहम्मद अब्बास साहब ने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की सरकार चलाई है इतने सालों से, एक बार भी उन्होंने किसी को हथियार फेंकने के लिए नहीं कहा कि उठाकर हथगोला फेंक दो या रॉकेट मार दो। हाँ, ये अलग बात है कि वेस्ट बैंक में भी कई बार पत्थरबाजी हुई है। तो अब प्लान ये है अमेरिका का कि जब गजा का बिल्डिंग चालू होगा तो आस्ते आस्ते मैं बेसिक प्लान आपको बता देता हूं। गजा को टोटल 32 सेक्टर्स में बांटा गया है। क्यों? क्योंकि गजा का साइज कितना बड़ा है? जितना बड़ा दिल्ली है, दिल्ली का आधा साइज है गजा। आप सोच लीजिए कि गजा गुड़गांव से भी छोटा है, गजा नोएडा से भी छोटा है। तो टोटल गजा को 32 सेक्टरों में बांट दिया गया है। उत्तर से लेके दक्षिण की सड़कें कहां कहां तक होगी और पूरब से लेके पश्चिम तक सड़कें कहां कहां तक होगी। जो रीबिल्डिंग का प्लान है वो पहली वाली सड़कें नहीं बनेंगी। हम में से जो घूम चुके हैं दिल्ली में, नोएडा घूम चुके हैं, गुड़गांव घूम चुके हैं, द्वारका घूम चुके हैं, या हम में से जो यूरोप में घूम चुके हैं, न्यूयॉर्क वगैरह में घूम चुके हैं, हमें मालूम है कि आजकल टाउन प्लानर्स किस तरह की सड़कें बनाते हैं। नॉर्थ साउथ सड़कें होती हैं, मेन हाईवेज, और फिर उनको ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट काटती हैं। तो ऐसे टोटल 32 सेक्टर बनेंगे। इन 32 सेक्टर्स में टोटल 6 लाख घर बनाने का प्लान है। और ये जो 32 सेक्टर हैं, इनमें जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होंगी, उन सब की हाइट जो है कम से कम 4 मंजिला और ज्यादा से ज्यादा 8 मंजिला होगी। 8 मंजिला से ऊंचा कोई नहीं होगा, 4 मंजिला से नीचे कोई नहीं होगा। और अप्रैल के महीने से यूनाइटेड नेशन अपनी टीम वहां भेज रहा है, जो कि जमीन का सर्वे करेगी कि गजा के जो बाशिंदे हैं, इजराइल जब बम गिराना शुरू किया तो गजा के बाशिंदे कहां कहां रहते थे, किस मंजिल घर में रहते थे। और जाहिर बात है क्योंकि ये तो 40 साल पुरानी 50 साल पुरानी रिफ्यूजी कैंप है, तो चौथे मंजिल में जो रहता था उसका कितना बड़ा घर था? 3 कमरे का घर था, 350 स्क्वायर फीट। या जो दूसरे मंजिल में रहता था उसका कितना बड़ा घर था? 2 कमरे का घर था, 180 स्क्वायर फीट। ये सर्वे चालू हो रहा है अप्रैल के महीने से। दूसरी चीज जो है कि सीवेज लाइन कहां से डलेगी, पावर प्लांट कहां लगेंगे, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कहां पे होगा। क्योंकि गजा में प्लान ये है कि समुंदर का पानी साफ करके पीने का पानी बनाकर सप्लाई किया जाएगा। और बहुत बड़े बड़े हाई पावर सोलर पैनल्स, एकर्स, हजारों एकड़ का सोलर प्लांट्स लगेंगे जो कि गजा को बिजली सप्लाई करेंगे। तो ये जो पैसा है इसका एस्टिमेट है कि $35 बिलियन खर्चा होगा। तो कैसे बनेगा? एक एक करके एक एक सेक्टर बनेगा। ये 32 सेक्टर बनाने में अंदाजा है कि करीबन 6 से 8 साल लग जाएंगे। यूरोपियन यूनियन कंसोरियम जो बनी है, उन्होंने कहा है कि वो 400 बुलडोजर देंगे, एक्सकेवेटर्स देंगे, जिनसे इस मलबा को साफ करें। उसके बाद प्लान ये है कि 1200 ट्रक यानी डंपर यूरोपियन यूनियन दे रहा है, जो कि इन मलबे को वहां से हटा के इधर उधर जाके फेंक के आएंगे। बहुत ही बड़ा प्लान है। तो प्लान इस तरह से बन रहा है कि अ, जमीन के नीचे कोई सुरंग ना बने।
यानी जो नया गजा बनेगा उसका भविष्य में आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद या 100 साल के बाद जो बिल्डिंगें बनेगी उनकी लाइफ आजकल 99 ईयर्स रखते हैं कि 50 साल के बाद, 100 साल के बाद भी कोई भी इन सुरंगों में नीचे अंडरग्राउंड तहखाने नहीं बनेंगे। -1, -2, -3 जैसे हम आम देखते हैं नोएडा में, गुड़गांव में या द्वारका में, वो नहीं बनने की इजाजत होगी। क्योंकि गजा में क्या किया था हमास ने कि गली के उस तरफ भी लोगों ने जमीन के नीचे -1, -2, -3 बनाया जैसे हम शहरों में देखते हैं। गजा में क्या हुआ कि गली के इस तरफ भी लोगों ने -1, -2 बनाया हुआ है। अब बीच में गली है मात्र 8 फुट चौड़ी। तो हमास ने क्या किया था कि ये 8 फुट चौड़ी जगह पे एक 8 फुट की सुरंग खोद दी। तो इस तरफ के जो -3 था वो गली के उस तरफ के -3 से जुड़ गया। तो हमास को इस तरह से एक के बाद एक के बाद एक बिल्डिंग के नीचे से दूसरे बिल्डिंग से नीचे से करते दसियों सैकड़ों किलोमीटर ऐसा कनेक्शन मिल गया, पूरा जैसे मकर जाल होता है जमीन के नीचे। तो इजराइल ने कह दिया है कि कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं बनेगी जिसमें कि बेसमेंट होगा। तो प्लानिंग बहुत डिटेल में की जा रही है ताकि टाउन उस शहर का नहीं तो इस्तेमाल क्या